Question number 21. CAB Limited is in the process of preparation of consolidated financial statements of the group for the year ending 2013, and the extract of the same is as follows. Particulars: attributable to CAB Limited NCI टोटल, इसमें लिखा है एट्रीब्यूटेबल टू CAB लिमिटेड, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये CAB लिमिटेड का प्रॉफिट है, बल्कि एट्रीब्यूटेबल टू CAB लिमिटेड मतलब कि इसमें पेरेंट का CAB का खुद का भी है, प्लस जो उसको मिलना है, जो उसका शेयर है सब्सिडरी में, वो भी है इसमें इंक्लूडेड। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39,000 ये आ गया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव ये है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि EPS कैलकुलेशन में हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ इसी प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। अब द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी के बारे में बता रखा है, जिसमें कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आते हैं। अब इसको मैंने इस तरीके से समराइज़ कर रखा है कि 2012-13 में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसमें प्रॉफिट मतलब हमने देखा भाई 39,000 का था। शेयर्स 20 करोड़ शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इसके पास साल के शुरू में, और इसने 1 जुलाई 2002 यानी साल के बीच में, यानी 3 महीना ख़त्म होने के बाद 5 करोड़ इक्विटी शेयर इसने और इशू किए हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं इसके पास 8 करोड़ के, जो कि नॉन क्यूमुलेटिव हैं। अगर यानी इसके ऊपर अगर हम डिविडेंड नहीं भी देंगे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फिर आता है 18 करोड़ 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो कि 10 करोड़ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑप्शन दे रखा है इसने। और ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में बोल रखा है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है 4 इयर्स का विद नोट कवरेज, यानी हमें CFI की ट्रीटमेंट के लिए भी हमें ये बोल रहा है एक तरीके से। फिर यहाँ पे बोलता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 4 साल का 8% के हिसाब से 0.74 बनता है, और एन्युटी फैक्टर 4 साल का 8% से 3.31 बनता है। डिविडेंड बांटा है शेयर को, हर एक ऑर्डिनरी शेयर को 10 पैसा नहीं 0.10 रुपीज़, प्रेफरेंस वाले को बटा है 0.05 रुपीज़, यानी डिविडेंड बटा है यहाँ पे प्रेफरेंस वाले को। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ याद रखना इसको। अब ये हमसे कैलकुलेट करने बोल रहा है फिनेंस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2000। तो फाइनेंस कॉस्ट कौन से ईयर की कैलकुलेट करेंगे, ये भी तो 2003 की कैलकुलेट करेंगे ना। अब बेसिक और डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करने के लिए भी हमको बोल रहा है 2003 की। ठीक है, और कह रहा है कि जो टैक्स रेट है वो 25% है हमारे पास। तो अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने इसने हमसे मांगा क्या है, फिनेंस कॉस्ट मांगा इसने हमसे। तो फिनेंस कॉस्ट जो CFI की है, कन्वर्टेड डिवेंचर की फाइनेंस कॉस्ट मांगा, तो CFI की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो किस पर निकलती है, जो बेसिक सी बात है। CFI की जो फाइनेंस कॉस्ट निकलती है वो उसके फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट उसके ऊपर निकलती है। तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना होगा उसका। तो देखते हैं अब ये हमने 18 करोड़ इंटू 6% किया, तो ये इंटरेस्ट हर साल का इसका बन गया 4 साल का इंटरेस्ट। और हम ये अगर रिपे करना है तो हमें इतना कैश में इसको रिपे करना पड़ेगा। हम ये ज़ूम मान के चलते हैं 18 करोड़ रुपए रिपे करना पड़ेगा। तो 4 साल का जो एन्युटी फैक्टर दे रखा था 8% का, उसको हमने इंटू कर दिया 1.08 से, तो ये हमारा ये आ गया। और 1 साल का जो दे रखा था एन्युटी फैक्टर 8% का, वो इससे 18 करोड़ से इंटू किया, तो ये आ गया। यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट हमारी टोटल इतनी हो गई है, और इक्विटी कंपोनेंट इतनी है हमारी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट 16.89 करोड़ है, और इक्विटी कंपोनेंट हमारी है 1 करोड़ 10 करोड़। तो टोटल 18 करोड़ हो गया। अब हमारे पास इधर आ गया ये फाइनेंशियल कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट। अब इसके ऊपर इसने हमसे पूछा है इंटरेस्ट 2003 का, और हम अभी
ठीक है। तो 2003 का हम यहाँ पे डालेंगे, इसको 1689 को यहाँ पे डालेंगे, करते करते ये देखो 8% के हिसाब से कैलकुलेट, फिर ये तो हमें जो हम पे करेंगे तो 6% के हिसाब से पे करेंगे ना। फिर नेक्स्ट ईयर में ये निकल गया हमारा फाइनेंस कॉस्ट नेक्स्ट ईयर का, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये हमसे मांगा है, ये दोनों हमने निकाल दिया। उसके बाद ये हमसे बेसिक और डायल्यूटेड EPS मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक आते हैं, तो डिनोमिनेटर में देखते हैं 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स के बाद ऑलरेडी थे, 5 करोड़ इसने इशू किए थे 3 महीने बाद, यानी ये कितने पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में थे, 9/12। अब बेसिक में कोई पोटेंशियल का तो चक्कर है ही नहीं, तो जो इशू किए हैं उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो एक ये तो साल के शुरू में इशू हो रखे थे, और ये साल के 3 महीने बाद इसने इशू किया था। ये 3.9 करोड़ इसका प्रॉफिट था, माइनस इसने प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो बांटा था 8 करोड़, जो प्रेफरेंस शेयर थे उनको 0.05 पे प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा। ये फाइनल नहीं है, ये पैट है, पैट में से तो हम डिविडेंड देन बांटते हैं ना, तो इसने डिविडेंड बांट दिया प्रेफरेंस वाले को। अब ये टोटल बचा इक्विटी वाले के लिए सिर्फ, तो डिवाइड कर देंगे आगे हम, तो हमारे बेसिक EPS 0.147 आ जाएगा। अब हम डायल्यूटेड वाले को देखते हैं। डायल्यूटेड वाले में 3.9 करोड़ का अपने पास वो आ गया प्रॉफिट। फिर अगर हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा देते तो हमारा इंटरेस्ट बच जाता। तो उस साल का इंटरेस्ट कितना था, हमने अभी देखा था 1.37 करोड़ था, लेकिन टैक्स भी तो लगता, तो इतना पूरा हमारे हाथ में नहीं बचता, 75% ही बचता सिर्फ। तो हम ये इसको 75% से इंटू कर देंगे, डिवाइड बाय 20 करोड़ ऑर्डिनरी को, ये हमारा ऑर्डिनरी है, प्लस हम इसको 10 करोड़ में कन्वर्ट कराते ना प्रेफरेंस वाले को, सॉरी डेट को, डिवेंचर्स को, तो ये हमारा और 10 करोड़ और बढ़ जाता है, क्योंकि कन्वर्टेबल इंटू 10 करोड़ हमने देखा था। तो हमारा आंसर आता 0.134 डायल्यूटेड EPS।